बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, आपको पता है हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्द की जरूरत होती है, लेकिन यदि हमारे शब्दों का अर्थ दूसरों को समझ नहीं आए तो हमारी बात जो है वो निरर्थक और अर्थहीन रह जाती है। इसलिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सार्थक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसलिए शब्द वर्णों का सार्थक मेल है। यदि उसका अर्थ नहीं निकलता है तो हम उसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कलम, क-ल-म। देखिए यहाँ पे लिखा है कलम, तो आपको समझ में आएगा कि हम पेन की बात कर रहे हैं, हम कलम की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैंने कहा लमक, ल-म-क, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है शब्द नहीं है। बच्चों, अब आप देखिए कि मैंने जो पहला शब्द बोला था वो कलम था और दूसरा शब्द जब बोला वो लमक था। दोनों में वर्ण एक जैसे ही हैं। जैसे देखिए यहाँ क है, ल है, ल है, म है। लेकिन पहले में आपको उसका अर्थ समझ आ रहा है और दूसरे में उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये कलम जो है वो एक शब्द होगा और लमक जो है वो शब्द नहीं होगा। इस प्रकार शब्द की परिभाषा होगी एक सेकंड देखिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए ज ल जल, क म ल कमल, ए न क एनक। इसके बाद अब हम शब्दों के वर्गीकरण पर आते हैं और हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पे शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पे शब्द को 2 प्रकार से बांटा गया है: विकारी और दूसरा अविकारी शब्द में। अब बच्चों, हम एक एक करके शब्दों के वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पर देखेंगे कि ये कौन से शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब वो संस्कृत से सीधा ही हिंदी में आ जाते हैं और हम हिंदी को लिखते समय, बोलते समय उसको उसी तरह से बोलते हैं। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम शब्द यूज करते हैं हिंदी में गृह, ग्राम, पुष्प। ये सारे शब्द जो है वो संस्कृत से आए हुए हैं और हम हिंदी में भी इनका बहुत अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। अब दूसरा है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से विकसित तो होते हैं लेकिन परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। मतलब उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। जो शब्द हम, जैसे पहले वाले में हमने संस्कृत को सीधा ही हिंदी में प्रयोग कर लिया, लेकिन यहाँ पे तद्भव शब्द में हम उनको थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी बना देते हैं उनका और तब उनको प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हम संस्कृत में लिखते हैं अग्नि और हम हिंदी में लिखते हैं आग। तो ये आग जो शब्द है वो कहाँ से आया है? अग्नि से निकल के आया है। पुष्प हम हिंदी में यूज करते हैं फूल, और ये कहाँ से निकल के आया है? पुष्प से निकल कर आया है। तो ये सारे शब्द जो है वो कौन से हैं? वो तद्भव शब्द है। अब तीसरा है देशज शब्द।
जो शब्द आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आम बोलचाल मतलब हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जिसको हम कहते हैं, जो गांव की भाषा होती है, जो छोटे छोटे जगहों पर बोली जाती है, वो जो भाषा होती है, उनसे हमारे भाषा में, हिंदी की भाषा में कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, मतलब बिना किसी रोक टोक के प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए, लोटा, पगड़ी, खिड़की, ये शब्द क्या है? ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे लोकल भाषा के शब्द हैं और जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब अगला है विदेशज शब्द। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विदेशज मतलब विदेश से आए हुए शब्द जो हम हिंदी में यूज करते हैं। परिभाषा देखिए क्या है, जो शब्द दूसरे शब्द की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, डॉक्टर, हकीम, तूफान, तो ये सारे शब्द जो है हमारे विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं और इनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब हम रचना के आधार पर शब्द देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। खंड किए जाने का मतलब कि उनको जब टुकड़ों में हम बांटते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? घ और दूसरा शब्द अक्षर बन जाएगा र। तो अलग अलग होने पर इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कमल। जब इन तीनों को हम वर्णों को अलग करेंगे तो इनका भी कोई अपना मतलब नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं, उनमें दूसरा एक शब्द मिला होता है। जैसे देखिए डाकघर, इसमें 2 शब्द है, एक पहला डाक और दूसरा घर। दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है और जब ये मिलकर एक बन जाता है तो होता है डाकघर। वनराज, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का आलय, पुस्तकालय। इस तरह के जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे? यौगिक शब्द होंगे। अब है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर विशेष अर्थों का बोध होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब मिलकर तो बनते हैं लेकिन विशेष अर्थों में उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीरज है, तो नीरज कौन से शब्द से बना है? पहला इसमें है नीर। नीर का मतलब होता है जल और दूसरा है ज। ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। तो नीरज को हम किसके लिए यूज करते हैं? कमल के फूल के लिए, ठीक है। पानी में, क्योंकि वो पानी में होता है इसलिए हम उसको नीरज कहते हैं। मतलब एक विशेष प्रकार का फूल है जिसको हम नीरज कहते हैं या कमल कहते हैं। अब चारपाई। चारपाई का मतलब है 4 पैरों वाली, अर्थात किसके लिए यूज करते हैं इसको? चारपाई को हम खाट के लिए प्रयोग करते हैं कि जहां हम खाट नहीं लिखना चाह रहे हैं वहां हम चारपाई लिख रहे हैं। तो 4 पैरों वाली प्रत्येक वस्तु को हम चारपाई नहीं कह सकते हैं, यह केवल हम खाट के लिए ही प्रयोग करते हैं। इस तरह के जो शब्द होते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। इसके आधार पर भी शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। सबसे पहले एकार्थी शब्द देखते हैं कि ये क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, मेज, गाय। इन सब सारे ऐसे शब्दों को हम एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। अनेकार्थी शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे
सोना, उत्तर, पत्र। ये सारे शब्द जो हैं इनको अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर का मतलब एक विशेष दिशा भी होती है और उत्तर जवाब देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पत्र चिट्ठी को भी बोला जाता है, पत्ते को भी बोला जाता है और समाचार पत्र के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सोना एक विशेष प्रकार की धातु है और हम जो सोने की क्रिया करते हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन सबों ऐसे शब्द जो हैं वो अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अर्थों में समानता होती है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानता होती है मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सूरज, सूरज के लिए हम सूर्य, रवि, दिनकर आदि शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। माता, माता के लिए हम माँ, जननी, मम्मी इन सब शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अगला है विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उल्टा मतलब एकदम विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होता है, जैसे हम कहते हैं रात दिन, आजकल, बाहर भीतर। तो ये जो दोनों शब्द हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इन सब शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्द देखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, पुस्तक, पुस्तकें। इनमें परिवर्तन आने का मतलब ये है कि जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो ये अपने लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार इनमें इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। वहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत होती है हम उस तरह से लिखते हैं। अगर हम एक पुस्तक के लिए लिखेंगे तो पुस्तक लिखेंगे और बहुत सारी पुस्तकों के लिए लिखेंगे तो पुस्तकें लिखेंगे। तो इस तरह के इनमें परिवर्तन होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, यहाँ वहाँ, इधर उधर, किंतु, तथापि, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनमें वाक्य रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो उसी तरह से लिखे जाते हैं, चाहे वो एक वचन में लिखे जाए, चाहे वो बहुवचन में लिखे जाए, चाहे वो स्त्रीलिंग में लिखे जाए, चाहे वो पुल्लिंग में लिखे जाए। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।